हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंग डे है, आप ही की बात सुनी जाएगी। और सबसे पहले हमारे कॉलर कामरान अली नवाबशाह से हैं। ये कामरान कहाँ थे यार, कहाँ हैं आप? मिस कर रहे थे हम आपको। आप माने कामरान भाई, आपको वसत भी मिस कर रहे थे। वसत मान लें, लापता हो गए थे। जी जी भाई, अब पे क्या हुआ था जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको हज की। मुबारक। तो इसी हवाले से एक शेर अर्ज किए देता हूँ। सैयद सलमान गिलानी का है सर, शायर का नाम बता रहा हूँ। शेर सुनाने से पहले अभी हम यही बात कर रहे थे। Anyway. जी सर, सुन ली थी मैंने सर। एक रोज मैंने जाके कहा, जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली अब ये हज का तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। वाह 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 वाह, सही है यार। आपने महफिल लूट ली, शो लूट लिया। बीती तो नहीं है ये आपके ये आप बीती तो नहीं है, सही कह रहे हैं, ये पहले बता दें। तो दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो हैदराबाद सक्खर हैदराबाद जो मोटरवे M6 है, वो अब सी पैक में से निकल गया, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे दिया गया है। जी बिल्कुल। क्या मयारी सड़कें सिंध के नसीब में नहीं है? पहले भी FWO को दे दिया गया, मोटरवे के नाम पे हाईवे के ऊपर ही लेपापोती करके उन्होंने जो है उसको सीधा कर दिया। और दूसरा ये है कि ये सीरोलॉजी लैब का मैंने 3 महीने पहले कॉल करके आपके ही शो में हाईलाइट किया था कि सिंध के अंदर सीरोलॉजी लैब नहीं है। बननी थी नवाबशाह में, वो जो है वो नजर हो गई वडेरा शाही की। चले थैंक यू। ये दोनों इश्यूज अच्छा ये जो है ना, मगर मोटरवे तो बन गया, मोटरवे बन गया है और खुल भी गया है सक्खर मुल्तान, तो ये बड़ी अच्छी एक खबर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम उसका, लेकिन वो जो कंचा मोटरवे है ना, पेशावर से लेकर के लाहौर और इवन लाहौर से टू एन एक्सटेंट मुल्तान तक, वो उस तरह नहीं बनी है। ये सही कह रहे हैं कि मतलब उतनी चौड़ी नहीं है अभी लेकिन जैसे जैसे डेवलप होगा वहाँ पर गर्मी में खुद ही चौड़ी हो जाएगी। हाँ, ये भी यही बात है। तो इंतजार कर ले जून तक। जून में हम दोनों भाई इकट्ठे सफर बंदे ही चौड़े हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, सर कैसे हैं भाई? सर मैं बड़ी मेहरबानी आपकी सर। सर अब आपको ये बताना था सर कि 5 माह के बाद हमारी रिव्यू पिटीशन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू पिटीशन 16 सितंबर को लगी थी जी। लेकिन उससे एक दिन पहले खालिद अनवर साहब जो नेशनल बैंक के वकील थे, उनकी एडजमेंट आ गई और उसमें लिखा था कि मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। तो बात यह है कि सर 16 सितंबर को फिर जब डेट लगी और फिर वो हमारा केस मकबूल बाकर साहब की अदालत में लगा, तो हमारे वकील रहीम भट्टी साहब थे, वो हमारे केस को प्लीड कर रहे थे। तो वो ऐसा हुआ सर कि नेशनल बैंक जब खालिद अनवर साहब नहीं आए तो उनके साथ जो जूनियर वकील थे फारूक मेहता साहब, वो भी तशरीफ नहीं लाए। अब बात यह हैरानगी की यह है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, बिल्कुल मुझे याद है, सीनियर वकील नहीं होगा तो जूनियर वकील दलाइल देगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई जज फोट हो जाए या वकील फोट हो जाए तो एडजमेंट मिलेगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही सर। और फिर वीडियो लिंक का भी कहा था उन्होंने, ये बातें ठीक जी सलीम भाई, बिल्कुल ये बात मैं कहने वाला था कि ऐसे एडजमेंट अब होती नहीं है। नहीं देखिए, ये वो चालें हैं जो अक्सर वकील इस्तेमाल और सीनियर वकील तो जितना सीनियर है उनकी चालें भी उतनी सीनियर होती हैं सर, आपको पता है। तो देखिए ये अगेन और ये सिर्फ मतलब सलीम साहब का मसला नहीं है, ये बहुत केसेस में होता है। ये एक मेजर फ्लॉ है आपकी, जिस तरह आपकी जुडिशियल सिस्टम वर्क करता है, जिस तरह आपका लीगल सिस्टम वर्क करता है, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। आप टालते जाओ और जो चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की थी उनको अब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नहीं तो इस तरह तो यार ये तो अन्नी है। हाँ, और तो वो जैसे इस केस में तो यार पेंशनर्स कितने मर गए हैं, खुद वो बेचारे सलीम साहब अक्सर जिक्र करते रहते हैं। ये इस तरह के जो तरीके होते हैं ना, अगर इनको आप रोकने की कोशिश करें, पता है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? बार काउंसिल्स। हाँ नहीं, यहाँ तो देखो रिव्यू की बात है ना, मेन पिटीशन डिसाइड भी हो चुकी है फेवर में, एक रिव्यू है और रिव्यू तो नॉर्मली जो है एक ब्रीफ हियरिंग के बाद निकल जाती है। इसीलिए तो टाल रहे हैं ना यार, इसीलिए तो टाल रहे हैं।
चलें सलीम भाई, इसको अल्लाह करेगा दोबारा लगेगी। और सीजे साहब, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है जस्टिस खोसा ने कि वो इस एडजर्नमेंट के खिलाफ हैं, उम्मीद है होपिंग के नेक्स्ट हियरिंग पे कम से कम इसको सुना जाएगा। कॉलर है हमारे बिलाल जहांगीर साहब न्यू जर्सी से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो शुक्र है कि कामरान अली साहब वापस आ गए जी। हाँ यार, हमें भी बहुत हो रही थी बिलाल भाई, मैं बताऊं, लेकिन उनके साथ हैंड भी हो गया ना, वो हर एक को बाजी कहना पड़ेगा। आपने सुन लिया। अच्छा, दो बातें करूंगा जल्दी से। एक साउथ कोरिया से मुतालिक थी और खान साहब से। जी जी। पहली बात तो ये कि मैं एक पुराना आपका कॉलिंग डे शो देख रहा था अभी यूट्यूब पे, तो उसमें कॉलर ने कॉल करके कहा कि जी हमारा मुल्क कितना अच्छा होता था और पता नहीं किसकी नज़र लगी। नज़र नहीं लगी, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हुआ। क्योंकि मुझे उससे एक और किस्सा याद आया। मैंने अपना बैचलर्स किया यहीं US से, तो उसमें ईस्ट एशियन सोसाइटीज़ के नाम से मैंने क्लास थी जिसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में हमें पढ़ाया गया। जी जी। तो एक हफ्ता जो है उसमें कोरियन पेनिनसुला के ऊपर हमने गुजारा। तो उसमें प्रोफेसर ने बताया कि जी 48 में कोरियन पेनिनसुला जो है वो अलग होता है इनटू नॉर्थ एंड साउथ कोरिया अलॉन्ग पॉलिटिकल लाइन। तो काफ़ी लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ करना शुरू कर दिया क्योंकि 47 में ही इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। तो जो है एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक था, ये शायद UN का कोई इदारा था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसने रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा कि कोरियाज विल नेवर बी एबल टू अचीव द सक्सेस दैट इंडिया और पाकिस्तान कैन अचीव। क्योंकि हमारे पास जितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ऑलरेडी अंग्रेजों ने दे दिया था, ये कोरिया के पास नहीं था। तो हैरानगी की बात यह है कि आज कोरिया कहाँ है, साउथ कोरिया, और हम आज कहाँ हैं। अच्छा, एक तो अमेरिकी लीडर्स की बातों पे ना जाया करें। वो ओवर द ईयर्स वो बड़ी बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें हो गई हैं। एनीवेज जी, हाँ हाँ। तो मुझे रिसेंटली मौका भी मिला था कोरिया जाने का, तो बात लंबी थोड़ी हो जाएगी। हाँ, मैं नहीं बता दें, अगली दफा इंशाल्लाह कॉल मिली तो फिर जरूर। असगर खान की बात पे आता हूँ। असगर खान की मैं बुक पढ़ रहा हूँ, माई पॉलिटिकल स्ट्रगल, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी डायरी जो है वो लिखी हुई है काफी सालों की। तो 84 में उनकी एक एंट्री थी कि बेनजीर जो है वो आज जिनीवा पहुंची और उन्होंने ऐलान किया कि वो वहां से अपनी पार्टी चलाएंगी और इन कंसल्टेशन विद 2 पीपल, एक उनकी वालदा मोहतरमा और दूसरा नाम उन्होंने लिखा हुआ शेख रशीद। तो ये आज वाले शेख रशीद साहब हैं क्योंकि इनकी ऑलरेडी पीछे बुक में एंट्री तो आ चुकी है ऑलरेडी। नहीं, ये बिलाल पुराने वाले शेख रशीद हैं जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े वजीर सेहत रह चुके थे भुट्टो साहब की काबीना में, और पार्टी के जो है वो सीनियर जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये वो वाले शेख रशीद थे और ये अबान जहानी है तकरीबन। और ये साउथ कोरिया की कहानी मैं भी बचपन से सुन रहा हूँ, हालांकि मेरी उम्र जो है वो, और इसमें अभी तो डॉक्टर महबूबुल हक नहीं आए और बहुत 5 साल मंसूबा नहीं आया। ये जो है ये हम दिल की तसल्ली के लिए सीना गजट चला। वैसे पता है, एक सेकंड बात करूंगा कि ये जो पुरानी जो रिपोर्ट्स होती है ना, इनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। मुझे याद है कि 70s की एक रिपोर्ट में पढ़ा था चीन के बारे में, और उसमें वो गारंटी करके लिखा हुआ था सबने कि यार यहाँ पे तो कह जाएगा ये सब मर जाएंगे, ये मुल्क चल नहीं सकता इतनी गुर्बत में। अब देखो 2019 में अभी शंदाना खान हैं कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम शंदाना साहिबा। वालेकुम सलाम, मैं कोयटा से बोल रही हूँ, शानदाना खान। जी जी। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, एक पॉइंट मैंने आज जो कोयटा में आज कश्मीर के साथ तस्दीक करने के लिए रैली रखी थी, उसमें स्कूल के टीचर्स थी और फीमेल थी। आप लोगों को तो पता है कि कोयटा में एक कबायली माहौल है जो कि टीचर स्कूल और घर तक जाती रहती है, और ये लोग इस तरह शायद फोर्स करके ये लोग इस तरह इनको रैलियां में ले जाते हैं और वहाँ पे वहीं पे जी। ये असल में कल एक नोटिफिकेशन आया था, बलूचिस्तान हुकूमत ने जारी किया था, जो सोशल मीडिया पे भी आया कि तमाम टीचर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि आप जो है बच्चों को लेके और ख़ुद भी आएँ जो कश्मीर पे रैली है। अच्छा। तो उनका इशारा ये था कि फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए। बिल्कुल। तो जाहिर है इस तरह करके ये तो पुराना तरीका है। होता ये है कि वो जो है ऑर्डर भी आते हैं फिर अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि सर देखें हमारे सारे बच्चे आए हुए थे। अब बच्चे जो हैं बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। जो इश्यूज हैं जाहिर है हम वो हमारे लिए हैं, जो भी बड़े इश्यूज हैं, बच्चों को इस तरह नहीं करना चाहिए। इस लिहाज से नहीं, आप सिखाएं बच्चों को, उससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा, लेकिन शुक्र है कि एक चीज जो है खत्म हो गई
एक जमाने में बुके वाली चीज, बुके वाली, और वो सड़क के दोनों तरफ बच्चे लाके सुबह से शाम तक खड़े कर दिए जाते थे, कम से कम वो हो गई। अब रैलियों में बस ले आए जाते हैं। और दूसरा ये भी नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह बच्चे अगर निकले हैं अपनी मर्जी से, तो वो क्लाइमेट मार्च के ऊपर निकले हैं। स्कूल्स के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हर जगह हुआ, खासी बड़ी तादाद में निकले। तो आज का इशू मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा इशू था और खासी तादाद में लोग उसके लिए बाहर आए हैं अपनी मर्जी से जी। तो एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं शहाद सिद्दीकी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आप तीनों हज़रात की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आज सर मेरा 3 सवाल है जी। एक देखिए, इंडिया की सबसे तो LOC खत्म हो गई ना, उन्होंने जो कानून बनाया है, तो क्या बॉर्डर पे जंग हो रही है। दूसरा ये कि इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं अब अमेरिका, वो जाके क्या स्पीच में क्या कहेंगे कि ये हटाओ, कानून करो, उनको जुल्म हटाओ, ये वरना क्या होगा? क्या नेक्स्ट ये बोलेंगे कि हम अटैक करेंगे या हम लड़ने को तैयार हैं? तीसरा, ये जो वहाँ पर मोदी खिताब कर रहे हैं, मोदी एक्चुअल जो खिताब कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की सुन्नत है, इन्होंने जाके किया। लेकिन खिताब में बस ये फ़र्क होगा कि इन्होंने अपने मुल्क के करतूत बयान कर दिए थे, वो आपके ऊपर ढेर मारे चार्जेस लगाएगा और उसमें वो अमेरिका के सदर से भी स्टैंपिंग कराएगा। तो अब आप देखिए हमारे अल्लाह पाक क्या हमारे साथ होता है, ये तीनों का आप जवाब अलग अलग दे सकते हो। अच्छा, इसमें से शाह साहब आपका तबसरा, ये सवाल तो इसमें कोई भी नहीं है। आपने पहला वाला था कि LOC क्या इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा है। बाकी तो 2 तबसरे ही हैं आपके कि वो अपनी तकरीर में क्या कहेंगे। जब कहेंगे तो हम भी सुन लेंगे। राहिल अशर साहब हैं कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राहिल भाई क्या हाल है आप तीनों भाइयों? बस खैरियत सर, आप सुनाएं। अच्छा, अल्लाह करम, ठीक ठाक। अच्छा, मैं आज बात करूंगा 2-3 दिन पहले कि आपको पता होगा कि चला था कि जी मीडिया कोर्ट्स बन रही हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने तो आउटराइट ही आपकी सारी ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने आउटराइट ही रिजेक्ट कर दिया। एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि ये जो इमरान खान है, इसको ऊपर चढ़ाने वाले भी हमारा मीडिया है। उनको पता नहीं 8-8, 10-10 घंटे उनकी लाइफ कवरेज दी जाती थी। 1982 की एक बात बताते हैं, इमरान खान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इकबाल कासिम की छोड़ के इन्होंने अब्दुल कादर को खिला रहे थे। उसके ऊपर कराची की पब्लिक ने जाहिर है कि थोड़ा सा वोटिंग कर दी। मुझे याद है हम भी स्टेडियम में थे, तो उस वक्त इन्होंने चिश्ती मुजाहिद और इफ्तिखार अहमद के सामने जो वर्ड इस्तेमाल किए थे आज तक हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बात बताऊं, देखें ठीक है, ये पहले एंकर्स इनको पसंद नहीं थे, इन्होंने कहा जी इस एंकर को हटा दो, मैं नाम दे दूंगा, काफी सारे एंकर्स को इन्होंने ऑफ एयर कर दिया। फिर ये चैनल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं या उठा के पीछे फेंक देते हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज बात बताऊं, अगर आप लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट को ये कह दे कि जी आपने अगर ये किया तो हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर है, उसकी किसी किस्म की कोई तकरीर रिकॉर्डेड लाइव नहीं दिखाएंगे। अगर ये 3 दिन के अंदर आपके आगे घुटने ना टेक देना तो आप जो भी मुझे कहिएगा। आखिरी एक शेर पढ़ूंगा मीडिया के हवाले से, कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया, इंशाल्लाह आजाद मीडिया का दौर आएगा जी। खुदा बेहतर, थैंक यू सो मच। हमाद बुखारी साहब हैं, स्टेटमेंट ही है मीडिया ट्राइब्यूनल्स के बारे में, तो मतलब आया हमाद बुखारी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम आप हज़रात खैरियत से हैं? अल्लाह बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके कि आप उन चंद लोगों में से हैं जो थोड़ा सच बोल सकते हैं जी। ऐसा लगता है हमारी इज्जत बचाने का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, बात मुझे करनी थी कराची के हवाले से। सर मैं कराची का रहने वाला हूँ, पैदा कराची में हुआ हूँ। मैं पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं या हमें समझाया जा रहा है कि कराची का हर प्रॉब्लम जो है वो अल्ताफ हुसैन की वजह से है। ठीक है जी। अब अल्ताफ हुसैन नहीं है, अब कौन जिम्मेदार है? तो अब जो है वो जिम्मेदार हैं भाई। कौन है इसमें? MQM भी जिम्मेदार है
पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है, PTI भी जिम्मेदार है। इसमें तो बारहा हम ये चीज़ कह चुके हैं कि जो जिम्मेदार है ना उसका नाम ना आप ले सकते हैं ना मैं ले सकता हूँ। बताएं ना सर, ये तो वही बात हुई ना बॉस। देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कोई कभी ये नहीं कहता था कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन की कोई गलती है। वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से और इन तरह की चीज़ों से हिसाब से बिल्कुल लगाया जाता था, इंतजामी लिहाज से तो नहीं। राइट। तो जो सेंट्रल थीसिस है, अगर वहाँ से ही हम आगे जाएं और वही फ्लॉड हो तो फिर अभी बंदा क्या बात। मुमताज कुरैशी साहब हैं, ये भी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे प्यारे भाइयों को बहुत बहुत सलाम कहती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे सिर्फ आपसे बड़ी दिलचस्पी है, मीडिया का खौफ इस कदर है कि पहले कैमरा क्या कम था, अब मीडिया ट्रिब्यूनल की तश्कील देकर और काला कानून को करके क्या क्या दबाव डाले। मीडिया को, सोशल मीडिया से हम लोगों को सोशल मीडिया से हर किस्म की खबरें मिल जाती हैं। ख्याल रहे कि लावा जब फट जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। महंगाई, किराए, रिश्वत, गंदगी अरूज पर, कारोबार बंद, लोगों ने बैंकों से पैसे निकलवा लिए, कौमी बचत में टैक्स बढ़ा दिए, गरीब कहाँ जाएं? अच्छे खासे मिडिल क्लास के लोग परेशान, बिजली, गैस, पेट्रोल के बिल कहाँ से दें? खुदारा लोगों को कश्मीर की लाल बत्ती के पीछे लगाकर मुल्क के अवाम को मीठी मीठी लोरियां ना दें। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों, सहाफ़ी तंजीमों से दरख्वास्त करती हूँ कि सियासी इख्तलाफात छोड़कर आप एक जुबान होकर इस बिल की मुखालफत करें। एक सीनियर सहाफ़ी जो डायमेंशिया का पेशेंट है और मैं सहाफत की एक तालबा हूँ की हैसियत से दर्दमंदाना अपील करती हूँ कि इस काले कानून की हर जगह मुखालफत करें। आपको अपनी इस बहन से भी जब भी जरूरत हो, मैं बावजूद 76 ईयर्स होने के आपकी मदद की हर सूरत में मदद करूंगी और आपके हमनवाज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेशक। अली उमर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, ठीक है लोग? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ, बस मेरा जो सवाल है मुख्तसर सा है, बस और ज़रार साहब से जो है वो दरख्वास्त ये है कि इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी और शायद इस साल भी ये जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होते हैं खास तौर पे बच्चियों के, उसमें जो बड़े बड़े कॉलेज हैं जो A1 ग्रेड या A ग्रेड के एडमिशन लेते हैं, उसमें कई सालों से पढ़ाई नहीं हो रही। जो निकल गए हैं वो भी ये कहते हैं, लोगों का भी ये ख्याल है। तो ये सिलसिला जो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये पाकिस्तान जिंदा होगा किस तरह? इसी तरह होगा कि आप A ग्रेड A1 ग्रेड वालों को एडमिशन दें कॉलेज में जो बड़े नामी गिरामी कॉलेज हैं और उसमें पढ़ाई ना हो। ज़रार साहब थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप? किन कॉलेजेस का जिक्र कर रहे हैं आप सर? हेलो जी, किन कॉलेजेस का जिक्र कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं? सर मैं PCHS कॉलेज का जिक्र कर रहा हूँ कराची में, खातून पाकिस्तान का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरह ये बड़े कॉलेज हैं जैसे PCHS है या खातून पाकिस्तान है, एक दो और कॉलेज है। तो आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं, आप कह रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई हो ही नहीं रही कि मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई। पिछले साल जो बच्चियां निकली उन्होंने भी यही कहा कि हमने कोचिंग का सहारा लिया, उससे पिछले साल भी यही हुआ। बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल होते हैं, इसके अलावा बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं। आप तहकीक भी कीजिएगा इसकी प्लीज, मेहरबानी करके। बिल्कुल हम करेंगे, इस पर नजर डालिए कि मुझे इसका इल्म नहीं है। जाहिर है मैं कॉलेज में नहीं हूँ और ना ही मेरे कोई जानने वाला कॉलेज में है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर यकीनन काबिल फिक्र है। बिल्कुल। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। मलिक हमायूं खान है रावलपिंडी से। जी मलिक साहब। जी आप अगर अपना टीवी बंद कर देंगे तो टीवी नहीं है, कुछ लाइन का मसला है। लाइन का मसला है। नुसरत मिर्जा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो सर। कोई वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही। जी नुसरत साहब। ये भी साहब भी चले गए। तो कौन बचा? मोहम्मद तैयब हैं रियाज सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए।
अल्लाह का बड़ा एहसान है सर। मैं पिछले 15 साल से रियाद सऊदी अरब में हूँ सर। ठीक है सर। जब 2015 में इश्तिहार आया था शाहीनों के साथ जिंदगी बसर कीजिए, तो सर मैंने भी फजाइया हाउसिंग स्कीम कराची में अपनी खून पसीने की सारी कमाई सर मैंने वहाँ पर लगा दी। बिल्कुल सर, हम खामोश होकर बैठ गए कि माशाल्लाह अब तो शाहीनों के साथ हम रहेंगे, हमारे बच्चों की जिंदगियां बन जाएंगी सर। 2019-18 के एंड में मुझे एक ईमेल आती है कि ओवरसीज अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट हमने ड्रॉप कर दिया है, उसके बाद आप या तो रिफंड ले लें या आपको हम कहीं और एडजस्ट कर देंगे। सर मैं पिछले 8 महीनों से अपने पैसों के लिए इनको ईमेल्स कर रहा हूँ। मैंने पीएम साहब के सिटीजन्स पोर्टल पे 3-4 कंप्लेंट्स की। मेरी कंप्लेन सर एयर चीफ तक गई है, वहां से रिप्लाई आया है कि रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड, द प्रोजेक्ट इज हॉल्टेड फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सर। सर आप मुझे ये बताइए, 2020 में इन्होंने हमें घर देने थे, मेरे पास कराची में रहने का कोई ठिकाना नहीं है सर, मैं अपनी फैमिली शिफ्ट करना चाह रहा हूँ सर। आप मुझे बताइए मैं अपने बच्चे लेके कहाँ पे आऊँ कराची में सर? तो ना आपको रिफंड दे रहे हैं जो आपको एक ईमेल में वादा किया था, मैं सब समझना चाह रहा हूँ, और ना ही आपको कोई मुतबादल प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। पहले तो ओवरसीज का उन्होंने कहा तो खत्म कर दिया। ओवरसीज का तो सर अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट ही ड्रॉप कर दिया सर, एक खड्डा तक वहाँ पे नहीं खुदा। ईमेल पे हमें बता रहे 5 साल के बाद कि ये जॉइंट वेंचर था पाकिस्तान एयरफोर्स का और कोई मैक्सिम प्रॉपर्टी करके हैं। जब मैं वहाँ पर कॉल करता हूँ तो मैक्सिम वाले कहते हैं हमारी तरफ से कुछ मसला नहीं है, मसला दूसरी तरफ से। अब दूसरी तरफ वाले कहते हैं मैं नाम भी ज्यादा नहीं ले सकता, वो कह रहे हैं कि मसला इनकी तरफ से। वहाँ कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब बैठे हुए, वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। सर आप मुझे बताएं सर, मैं अपने बच्चे लेके कहाँ पे जाऊँ? मेरे पास तो कराची में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। तैयब साहब, आपके तरह और कितने लोग होंगे? बहुत लोग हैं, बहुत कॉल हैं। कम से कम मैं 200-300 फैमिलीज को जानता हूँ सर। हम लोगों ने सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, वो यही कहती हैं कि आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। सर मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया सर, 2015-16 में इन्वेस्ट किया सर। 5 साल होने के बाद अभी हमें कह रहे हैं कि यार आप मेरे पैसे ले लें। सर जब मैंने यहाँ से पैसे भेजे थे डॉलर 105-110 पे था, सही बात। आज डॉलर का रेट 155 रुपए। सर मैं कहाँ जाऊँ सर, आप मुझे बताइए। नहीं आपका बहुत बिल्कुल इशू है, इसलिए एक अहम इशू है कि अगर कोई छोटा मोटा बिल्डर ये हरकत कर ले, लेकिन एक बड़ा नाम और वो भी अगर फजाइया का इन्वॉल्व हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये ऊपर से नीचे तक ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बल्कि एयर चीफ मार्शल को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। ISPR को बताएं। वो कह रहे हैं कि एयर चीफ ने ही किया, नहीं लेकिन सीरियसली नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि ये एक कौमी इदारे का नाम इन्वॉल्व हो रहा है और ये नाम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये बदनाम हो रहा है। बिल्कुल और बुरी तरह से बदनाम हो रहा है। आपकी बात सही है कि देखिए अब मतलब पहले जब इस तरह की कितनी कॉल्स आई हैं, बहुत ये बिल्डर वो बिल्डर ये बिल्डर 2-3 हफ्ते से फजाइया के बारे में नहीं, हमें इसको भी छोड़ दो, इससे पहले कितनी तक आती थी। तो बंदा उनके क्या कहे कि यार किसी वहां जाए जहां पर बंदे का नाम सही हो। यहाँ पर तो पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम है यार, अब इसको भी बंदा ट्रस्ट ना करे तो फिर क्या कहाँ किस दीवार में अपना नहीं। इस पे डॉन ने एक बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट भी शायद की थी, हम फॉलो अप भी करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर से अगर जैसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ रियाज में 200-300 लोग ऐसे हैं। नहीं तो अच्छा, इतनी कॉल्स आई हैं कि अब मसला ये मामला सीरियस है, वरना 1-2 को तो हम भी कहते हैं कि यार हो सकता है इनका कोई जाती मसला हो, लेकिन मुझे लगता है ये इज्तिमाई कोई बदइंतजामी का बड़ा मसला है। तो मेरे ख्याल जाहिर है और बिल्कुल सही बात है, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। टॉप लेवल पर आपको इसका लेना होगा और जल्द लेना होगा। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी इसके साथ बहरहाल हाथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेचारे। सही बात जी। ऐसे मुस्तफ़ा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। जी फरमाइए। सर वो मुहावरा जो है इमरान खान की हुकूमत में मुहावरे सारे चेंज हो जाते हैं। नाच ना जाने यू टर्न, यानी आप नाच ना जानते हैं और यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी चीज है। मैं आज देख रहा था टीवी पे, उस्मान बुज़दार नाम है गालिबन, जी सर, चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो मैंने अपने जहन में खाका बनाया कि जी इमरान खान ने इनको कैसे तलाश किया। जहांगीर तरीन के साथ जाकर वो गए उस गांव में जहां लाइट नहीं थी। आपको पता होगा कि उस्मान बुज़दार के घर में भी लाइट जी बिल्कुल। अब आ गई है सर।
नहीं अब आ गई होगी। उस वक्त नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नहीं थी। एक चुटकी में एक लालटेन जल रहा था और ये 2-3 शख्स वहाँ पे बैठे थे, सर झुकाए काम कर रहे थे। जब वो करीब गए तो पता चला दूध, दही और लस्सी की दुकान। चलिए ये थोड़ा सा आपने ट्विस्ट किया है। अच्छा, लेकिन ये स्टोरी खत्म तो नहीं होती। आज मैं सोशल मीडिया पे खत्म हो गई है क्या? स्टोरी मतलब वो यही कह रहे थे कि उस्मान बहुत मुश्किल से एक तलाश करके हीरा जो है वो सामने लाया, जिसका नाम उस्मान बुज़दार है। बचपन में यार तुम कहानियां नहीं सुनते थे कि जब राजा की तलाश होती थी तो बैठ जाते थे शहर वाले कि जो सबसे पहले सुबह ही सुबह वो सदर दरवाजे से दाखिल होगा वो आज उसी पे वहाँ बैठेगी उसके सर पे। अच्छा, आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई। उसने कहा कि उस्मान बुज़दार के बारे में इमरान खान कहते हैं कि सीख रहे हैं, तो कम से कम उस्मान बुज़दार के पीछे बास्केट पे एल ज़रूर लिखवा दें ताकि सबको पता लगे कि ये लर्नर है। अभी ये अच्छा ब्रेक ले लें। बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक। और हुमायूं खान साहब हैं रावलपिंडी से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। आप तीन भाइयों को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एक तो मेरा अपना जाती मसला है जी, वो आपसे बात करूंगा, और एक ये जो हमारा ये कश्मीर के हवाले से चल रहा है जी सर, कि एक बात जो है वो लाजमी है कि एक राग लापा जा रहा है जी, इस्लाम अमन का दरस देता है। मैं मानता हूँ जी इसको इस्लाम अमन का दरस देता है, लेकिन इस्लाम अमन के माहौल में अमन का दरस देता है और जंग के माहौल में इस्लाम जो है वो जहाद का हुक्म देता है, जो कि हमारे ऊपर लाजम है। पहली बात जी। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ जी कि मेरा अपना एक केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां से नीचे आया नूर खान वर्सेस मिलिट्री स्टेट ऑफिस। 44 साल हो गए हैं सर, 44 साल से हमने पैसे लेने हैं, हमें आज तक उन पैसों का कोई पता नहीं है कि हमें वो कब मिलेंगे। हमारी जमीन एक्वायर की गई थी, ठीक है जी। एक्वायर करने के बाद हमें कहा गया जी कि आपके इतने पैसे बनते हैं। हम उनके खिलाफ अपील में गए, अपील वो हार गए। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में 20 साल बाद हमारी एक पिटीशन निकली जी, उसको हमने आगे उसमें लड़ा और सब कुछ किया। फिर नीचे जब जो असल जो सीनियर सिविल जज की अदालत थी वहाँ पर केस पहुंचा, वहाँ से हमारा एक्ट में हुआ 2012 में। उन्होंने कहा जी इन्हें इतने पैसे दें इस हिसाब से, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। 2012 के बाद आज तक दोबारा केस नहीं निकला। ये हालात है हमारे। सही बात कहता हूँ आप रिकॉर्ड के हवाले से जो जजमेंट आई है इंटरनेशनल वो जो उसकी अदालत की, जरा उसके बारे में अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़े, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। उन्होंने इनको कहा कि ये प्रोफेशनल ही नहीं है, ये कोई इदराक नहीं है। ये बात तो है, ये आपकी बात है। और ये मलिक हुमायूं खान साहब का मसला नहीं है। चीफ जस्टिस साहब बारहा इसकी तरफ इशारा करते रहते हैं, लेकिन पेंडेंसी बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला। और दीवानी मुकदमात जो हैं की उन्होंने बात की, वो तो बंदे को दीवाना कर दें कसम से, और मकसद यही होता है। हाँ, मकसद और ये स्टे यार, मतलब ये स्टे पता नहीं किस दूसरे कोई दूसरा मुल्क ऐसा बता दें जहाँ स्टे पे जो है ना आप 40 साल खींच लें यार। पता नहीं यार, रिसर्च करनी होगी, लेकिन मुश्किल ही है कि कोई ऐसा मिल्क मिलेगा। रिको डे की बात की ना तो ये बड़े फनी लगता है कि जब ये खबर आई थी पहले और जब एक्शन लिया गया था और कौमी खजाने को बचाने की कोशिश की थी, तो वही कमेंटेटर, वही एनालिस्ट और वही एंकर जो कह रहे थे कि सर चीफ जस्टिस को सलाम, हाँ अभी कह रहे हैं यार ये इसने कैसे कर दिया है। तो मतलब और याद है हम उस वक्त भी कह रहे थे कि यार ये गड़बड़ है। एनीवे समर अली साहब हैं कराची से। जी समर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा सिर्फ कहना ही है कि जो कचरे की बात हो रही है, जो सारा कचरा स्कूलों तक पहुंच गया है जी, मेरा तालीम मेयार के हवाले से है जी। बिल्कुल ठीक। तो इसको साफ करने का क्या तरीका है? मेरी एक तजवीज़ ये है कि जैसे मेरी बेटी एक पढ़ती है मामा पारसी जी, और इंतहाई कम फीस है बाकी प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले जी। बिल्कुल। और वो प्राइवेट पारसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में चलता है। उसका जो है मतलब सिस्टम भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई के अलावा वो बाकी चीजें भी ग्रूम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल। तो क्या ये लोग और स्कूलों की या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद नहीं कर सकते?
क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनको हायर नहीं कर सकती कि ये बाकी स्कूलों में भी जाके चेक करें? अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हायर कर लिया तो मामा पारसी का अपना स्टैंडर्ड जो है वो नीचे चला जाएगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर कैपेसिटी का इशू होता है। अगर एक इंस्टीट्यूशन की ओवर द इयर्स रेपो बिल्ड हुई है, और ये माजी में हमने देखा है कि कुछ बहुत प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है और हो भी रही है। शहजाद रॉय ने लिया एक स्कूल, लेकिन वही बात है कि सर एक आध स्कूल एक आध कॉलेज ले लेने से मसला हल नहीं होगा। जिस तरह की भर्तियाँ हुई हैं सियासी तौर पर टीचर्स के हवाले से पूरे पाकिस्तान में, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, और वहीं से मेरे ख्याल में मगर कहीं से तो शुरू करना होगा। हाँ। नहीं बिल्कुल, अमित का सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कोई आसान जवाब नहीं है बदकिस्मती से। मिसेस शाहिद हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बता दो। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। सर मैं गुफ्तगू सुनती हूँ आपकी, माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज मैं अपना एक इशू लेके आपसे बात करना चाहती हूँ जो कि एक नेशनल है। हमारे कराची में आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक है। नवंबर से लेके आज टिल मतलब आज दिन तक जो है मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। नवंबर में मेरे 3 दिन पहले मेरे घर में आए के इलेक्ट्रिक वाले और उन्होंने मेरी लाइन काट दी, ये बोल के कि 72 घंटे पहले अगर आपने बिल नहीं पे किया हुआ है 1 मंथ का, 1 महीने का बिल अगर नहीं पे किया हुआ है तो लाइन काट दी जाएगी। बहरहाल वो बिल पे कर दिया, लेकिन नवंबर से लेके आज तक हर महीने मेरे घर में के इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, मोहल्ले में लोगों को जमा करते हैं हर महीने। मतलब सिर्फ इस वजह से आते हैं कि मैं उन्हें रिश्वत दूं, मैं उन्हें 2 नंबर काम करूं। मतलब आज तो उन्होंने हद ही कर दी, उन्हें बिल दिखा रही हूँ पे है 12 तारीख का, उसके बावजूद जो है वो इस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, यानी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बस वक्त बहुत कम है। मुझे लग रहा है कि ये शायद लोअर लेवल स्टाफ की कोई यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर साहब इनका नंबर ले लें तो उसके बाद ये मामला। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कम से कम इनके जो ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट पर ये काफी रिस्पॉन्सिव होते हैं, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर दें। इनकी जो प्रोसीजर है वहाँ पे कंप्लेंट जरूर फाइल करें कि मेरे साथ ये हो। हम भी ये करेंगे कि आपकी कंप्लेंट का जो इशू है वो हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि इलेक्ट्रिक को टैग करके लेट्स होप के आइंदा आपके घर ना आए। हमारे भी घर जाने का टाइम हो गया है, कम से कम इस हफ्ते के लिए। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।